हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन टॉप 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करते हैं। तो आज के सेशन में हम 16 सितंबर 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे नज़र डालेंगे। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की संभावना है आपके एग्जाम में, तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे इस डेली करंट अफेयर्स के कोर्स को सिर्फ 15 दिन करके देखिए। उसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम में ज़रूर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप चाहें तो हमारे साथ कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये रहता है कि हम आपका बहुत कम समय लेते हुए बहुत ज़्यादा रिवीजन करवाएं, क्योंकि हम ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स करते हैं बल्कि हम बहुत सारी रिवीजन शीट्स को रिवाइज करते हैं। साथ ही साथ ये देखते चलते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ और किस वजह से न्यूज़ में आई 2025 में, यानी कि हम करंट अफेयर्स को रिलेट करके भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना सेशन बिना देरी करते हुए। तो हमेशा की तरह हमारा जो सेशन है वो क्विक रिवीजन के साथ शुरू होता है, यानी कि जो पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस हैं उनको हम एक बार यहाँ पे सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन था कल का, सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, ठीक है। और इनके बिहाफ पे इनकी वाइफ गुरशरण कौर ने इस अवार्ड को रिसीव किया है, ठीक है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। कोई अगर डिटेल में इन सारे क्वेश्चन को पढ़ना चाहता है तो मैं फिर बता दूं कि आप कल का जो हमारा लेक्चर है वो रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ आंसर देख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सितंबर 2025 में किस देश ने डायला नामक दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री नियुक्त किया है? ऐसा करने वाली कंट्री है अल्बानिया। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? ये हैं सुशीला कार्की, ठीक है। क्योंकि नेपाल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके बाद यहाँ पे तख्ता पलट हुआ और अब यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? हम इसको 14 सितंबर को मनाते हैं और इस साल की थीम है हिंदी, राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। इंग्लिश में पढ़ेंगे द पावर ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। मैंने आपको कल बताया था कि ये नेशनल हिंदी दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे हिंदी दिवस देखेंगे तो ये हम कब मनाते हैं? 10 जनवरी को, ठीक है। सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया? ये स्टार्ट हुआ है मुंबई में, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया था कि इसमें कौन सी इंडियन आर्मी की सेलिंग वेसल यूज़ की जा रही है, तो इसका नाम है त्रिवेणी। इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें 10 महिला अधिकारी हैं जो कि इस एक्सपेडिशन पे जाएंगी। बढ़ती पेयजल मांग को पूरा करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोदावरी चरण 2 और चरण 3 परियोजना शुरू करी है? ये स्टेट है तेलंगाना। 160 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी बनी? ये है नमो भारत। सितंबर 2025 में किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रेनेसा डैम का उद्घाटन किया गया? ये एक कंट्री है इथियोपिया, ठीक है। यहाँ पे हाल ही में जो GERD प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया है। ये क्या है? ग्रैंड एथियोपियन रेनेसा डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। सितंबर 2025 में किस राज्य में पहली बार पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है? ये हमें मिला है अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य की तिवा जनजाति ने राबी की फसल की समृद्धि के लिए लांगखोंग पूजा उत्सव मनाया? ये मनाया जाता है असम में। फिर है सितंबर 2025 में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो आंसर है आचार्य देवव्रत। ये पहले से गुजरात के राज्यपाल थे और इनको महाराष्ट्र का भी अतिरिक्त भार दे दिया गया एज अ गवर्नर। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे CP राधाकृष्णन, ये अपना पद छोड़ चुके हैं क्योंकि ये बन गए हैं हमारे 15 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट। सितंबर 2025 में ज्ञान भारतम और पांडुलिपियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। ये हमारे कल के टॉप 12 क्वेश्चन थे। इनके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिए। चलिए आज का सेशन फिर हम शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारी जो अगस्त की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है वो रिलीज़ कर दी गई है। साथ ही यहाँ पे आपको लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनको परचेज करने में तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। आप सैम्पल यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यह है हमारी अगस्त 2025 की मंथली ई बुक, जिसमें टॉप 550 प्लस MCQs दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी ऐड करी गई हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करिए और यहाँ पर आप जाके फिर परचेज भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सितंबर 2025 में
कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त हो गई हैं? तो इंडिया की नई एम्बेसडर कुवैत में बन गई हैं बी ऑप्शन परमिता त्रिपाठी। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। भारत सरकार ने कुवैत में भारत की नई राजदूत के तौर पर वरिष्ठ राजनयिक परमिता त्रिपाठी की नियुक्ति करी है। कुवैत की बात करेंगे तो ये एक अरब देश है जो पश्चिमी एशिया में स्थित है। राजधानी है कुवैत सिटी और इसकी मुद्रा है कुवैती दिनार। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि परमिता त्रिपाठी जो है वो इंडिया की नई एम्बेसडर बनी है कुवैत के लिए। साथ ही कुछ दिनों पहले कनाडा के लिए भी हमने अपना नया हाई कमिश्नर अपॉइंट किया था। इंडिया के नए हाई कमिश्नर कनाडा में कौन नियुक्त हुए हैं? ये हैं मिस्टर दिनेश के पटनायक। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ये भी बस एक हफ्ते पुराना करंट अफेयर्स है। साथ ही कनाडा के नए हाई कमिश्नर इंडिया में भी चेंज हो गए हैं और इनका नाम है क्रिस्टोफर कूटर। ओके, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इनको याद रखिएगा। हमारे नए कमिश्नर हैं कनाडा के लिए दिनेश के पटनायक और उनके नए हाई कमिश्नर इंडिया में हैं क्रिस्टोफर कूटर। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की हम लोग एक बार शीट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? इनका नाम है दीपक मित्तल। कनाडा में आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको पीछे बताया। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये हैं दिनेश के पटनायक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है उर्जित पटेल। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हो गए हैं? तो पहले से गुयाना के राष्ट्रपति थे, फिर से नियुक्त हो गए हैं इस पोजीशन के लिए। तीसरी बार जमैका के प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं? ये हैं एंड्रयू होलनेस। ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है डेविड लैमी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के लिए नए CEO बन गए हैं संजोग गुप्ता। IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं क्रिस्टी कॉवेंट्री। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं गोम्बोजव जंदन शातिर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन शीट है अपॉइंटमेंट्स की, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति देखना चाहते हैं, 2025 में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर मौजूद है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त हो गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सितंबर में इंडिया की तरफ से कौन सी सिटी है जिसको रामसर वेटलैंड सिटी में इंक्लूड कर लिया गया है? आंसर है उदयपुर, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की सिटी है उदयपुर, इसको रामसर का टैग मिल गया है अब से। उदयपुर को 9 सितंबर 2025 को रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त हुई। इसे भारत की झीलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ये सम्मान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार एवं वेटलैंड सिटी सम्मान समारोह 2025 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उदयपुर प्रतिनिधियों को सौंपा है। ठीक है, मतलब इस मौके पे ये अनाउंसमेंट किया गया है। रामसर वेटलैंड सिटी की बात करेंगे तो ये मान्यता सिर्फ उन शहरों को दी जाती है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्र भूमियों के संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और सतत आजीविका को बढ़ावा देने में वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य किया हो। सिर्फ उन्हीं सिटीज़ को ये टैग मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम मनाते हैं हर साल 2 फरवरी को। ओके, और 2025 में और कौन कौन सी साइट्स हैं जिनको कि वेटलैंड का टैग मिला है? तो बहुत सारी साइट्स थी। सबसे पहले तो अभी हाल फिलहाल जून या जुलाई मंथ में 2 नई साइट्स इंक्लूड हुई थी। इसमें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है इसमें से खीचन। ठीक है, खीचन भी कहाँ पे है? राजस्थान में। और दूसरा है मेनार, ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में। ये सबसे पहले तो ये दोनों सिटीज़ ऐड हुई थी वेटलैंड की कैटेगरी में, रामसर ने इनको ऐड किया था। उसके अलावा आपको अगर याद हो तो फरवरी मंथ में 4 साइट्स हैं इंडिया की तरफ से जो कि इसमें ऐड हुई थी। इसमें पहला है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सक्करा कोट्टाई बर्ड सैंक्चुरी। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। दूसरा यहाँ पे है थेरथंगल, आपने थेरथंगल का नाम ज़रूर सुना होगा, आई एम श्योर। थेरथंगल बर्ड सैंक्चुरी, ये भी तमिलनाडु में है। फिर इसके बाद सिक्किम से एक साइट थी और इसका नाम है खेचियो पेरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये जो है वो सिक्किम में लोकेटेड है। और लास्ट जो है वो एक लेक है झारखंड से जिसका नाम है उधवा लेक। ठीक है, तो उधवा लेक कहाँ पे है? झारखंड में। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो रामसर ने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया था, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नए नौसैनिक अड्डे INS अरावली को कहाँ कमीशन किया है? तो हमारे नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने हाल ही में अपना नया नेवल बेस INS अरावली को कहाँ पे कमीशन किया, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम शहर में ये
चीज़ कमीशन हो गई है। नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। इन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में नए नौसैनिक अड्डे INS अरावली को कमीशन किया। इस नौसैनिक अड्डे का नाम अरावली पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है। ये नया नौसैनिक केंद्र विभिन्न सूचना एवं संचार केंद्रों को सहयोग देगा, जिससे कि कमांड कंट्रोल और MDA यानी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रणाली बेहतर हो जाएगी। इससे नौसैनिक अड्डे के सबसे नज़दीकी बंदरगाह कौन सा है? ये गुजरात का कांडला है, जो करीब 1148 किलोमीटर इससे दूर है। ओके, तो INS अरावली का नाम जो है वो आपको याद रखना है। गुरुग्राम हरियाणा के बारे में और एक कौन सी इंपॉर्टेंट बात आपको तुरंत याद आई? यहाँ पे याद रखिएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है वो हेडक्वार्टर मौजूद है। ठीक है, साथ ही आपको 2 और शिप्स के नाम याद रखने हैं। पहला है INS निस्तार, ये भी 2025 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और दूसरा है यहाँ पे INS निपुण। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि ये दोनों की दोनों जो शिप्स हैं ये हमारी इंडिजिनस तरीके से बनाई गई डाइविंग सपोर्ट वेसल हैं। ठीक है, कोई भी शिप अगर हम इंडिया के अंदर बनाते हैं तो हम उसको इंडिजिनस बोलते हैं, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो INS निस्तार और INS निपुण इसी साल जो है वो डिप्लॉय की गई हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? कौन सी कंट्री होस्ट करेगा फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 को? आंसर है यहाँ पे भारत। ठीक है, तो पहली बार दृष्टिबाधित ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट 11 से लेकर 25 नवंबर तक नई दिल्ली और बेंगलुरु में खेला जाएगा। इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीमें हिस्सा लेंगी। मूल रूप से काठमांडू को तीसरे मेज़बान शहर के रूप में चुना गया था, लेकिन नेपाल की क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है, इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, उसके कारण वैकल्पिक स्थल की तलाश की जा रही है। ओके, तो ये फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है और ये होस्ट किया जा रहा है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया? इन सितंबर 2025 PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड दिस मच लॉन्ग फर्स्ट रेल कनेक्शन बैराबी सैरांग रेलवे लाइन ऑफ विच इंडियन स्टेट? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन कर दिया है। ये रेल लाइन मिजोरम की राजधानी आइजॉल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से पहली बार जोड़ती है। इस रेलवे लाइन के उद्घाटन से मिजोरम दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मिजोरम को इन सारे राज्यों के साथ जोड़ा जा रहा है। इस परियोजना की लागत लगभग 8,070 करोड़ रुपए है, जिसके अंतर्गत 48 सुरंगें, 150 से अधिक पुल और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल इस परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सिंपली याद रखिएगा कि ये जो बैराबी सैरांग रेलवे लाइन है ये कौन से स्टेट की है? आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, इसके अलावा PM मोदी टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें इनॉग्रेट करते रहते हैं, और इसके लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे एक वीडियो भी अवेलेबल है इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशंस का। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें 2025 में उद्घाटित हुई हैं। क्विकली मैं आपको बता देती हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में 1,000 रुपये का एक कॉइन जो है वो रिलीज़ किया था। किसके लिए किया था ये इंपॉर्टेंट है, तो ये किया गया था इन ऑनर ऑफ एम्परर राजेंद्र चोला फर्स्ट। ठीक है, ये चोला डायनेस्टी के एक रूलर हैं और इन्हीं की जयंती के अवसर पर 1,000 रुपये का जो कॉइन था वो PM मोदी ने रिलीज़ किया है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनकी जयंती पर कितने रुपए का कॉइन जो है वो रिलीज़ किया गया, या फिर उल्टा करके पूछ लिया जाएगा कि ये कॉइन किसके लिए रिलीज़ किया गया। दोनों ही बातें आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इंडिया का दूसरा लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज कौन सा है? ये है सिगंदूर ब्रिज। ठीक है, इसका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, सिगंदूर ब्रिज। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये कर्नाटका का ब्रिज है। खास बात क्या है, ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेड ब्रिज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने मिजोरम की बात करी है, आइए देखते हैं मिजोरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिजोरम राज्य दर्शन कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है आइजॉल। मुख्यमंत्री कौन है अभी? लाल दुहोमा जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी से हैं ये। राज्यपाल हैं विजय कुमार सिंह। लोकसभा सीट इसकी 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है और विधानसभा की सीट है 40। ठीक है, मिजोरम के पड़ोसी राज्य 3 हैं, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। लोक नृत्य कौन सा है यहाँ पे? खुल्लम, चेराव, चैलम और जंगतालम। ठीक है, चेराव बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है।
महोत्सव कौन कौन से मनाए जाते हैं? चापचार कुट त्योहार, पावलकुट और एंथोरियम उत्सव। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये डिस्क्राइब हुआ है अनुच्छेद 371 जी में। डंपा टाइगर रिजर्व, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फोंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पर आपको मिलेंगे? मिजोरम स्टेट में। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई मिजोरम के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि इंडिया की जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं उनको हम यहाँ पर डिजिटाइज और प्रिजर्व कर सकें, यानी कि उनको सेफ रख सकें। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करना और उन्हें आधुनिक शोध तथा तकनीकी विकास से जोड़ना। ये पोर्टल भारत की लगभग 1 करोड़ से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों को चिन्हित कर उन्हें डिजिटल रूप से संरक्षित एवं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रेडार प्राप्त हुआ है? कौन सा पहला इंडिजिनस 3D सर्विलांस रेडार है जो कि इंडियन नेवी ने रिसीव किया है? आंसर हो जाएगा लेंजा एंड रेडार। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने स्पेन की इंजीनियरिंग कंपनी इंद्रा के सहयोग से ये 3D ASR लेंजा एन रेडार विकसित कर लिया है। ये लंबी दूरी की त्रिआयामी सामरिक निगरानी प्रणाली है जो मित्रवत और शत्रुतापूर्ण हवाई और सतही लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम है। विभिन्न प्रकार के ड्रोन, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान और विकिरण रोधी मिसाइलों सहित सभी प्रकार के नौसैनिक प्लेटफॉर्मों को ये ट्रैक कर सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे आंसर है लेंजा एंड रेडार। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद रैट्स की 44वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो 44th मीटिंग जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रैट्स की, ये कहां पर कंडक्ट की गई है? आंसर है किर्गिस्तान में। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की रैट्स परिषद की 44वीं बैठक किर्गिस्तान के चोलपोन अता में कंडक्ट की गई है। रैट्स परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक में हस्ताक्षरित तियानजिन घोषणा को समर्थन दिया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे जो कि हैं TV रविचंद्रन, इन्होंने किया। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी रैट्स जो है वो SCO का एक स्थायी अंग है जो कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सदस्य राज्यों के सहयोग को बढ़ावा देने में काम करता है। रैट्स का मुख्यालय है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SCO के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। SCO जो है फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसकी जो है वो हेड्स की मीटिंग अभी कुछ दिनों पहले हुई थी। कहाँ पे? तियानजिन, चाइना में। बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक था उस टाइम ये। तियानजिन चाइना में इनके हेड्स की मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिनों पहले 31 अगस्त और 1 सितंबर को। ठीक है, टोटल इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो 10 हैं और आपको याद रखना है कि ऑब्जर्वर स्टेट्स इसमें 2 हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान और मंगोलिया। ठीक है, ओरिजिनली इसको 5 कंट्रीज़ ने ही फॉर्म किया था। कौन कौन सी कंट्रीज़ थी ये? तो कजाकिस्तान था, फिर चाइना, किर्गिस्तान और रशिया और इसके अलावा तजिकिस्तान। इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको फॉर्म किया था शंघाई 5 के नाम से। लेकिन बाद में फिर इसमें 5 कंट्रीज़ और ऐड हो गई टाइम टू टाइम और इंडिया भी इसका हिस्सा है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और भी बहुत सारी इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे आपको SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक वीडियो मिल जाएगा जो कि अभी 1 सितंबर को ही डाला गया है, तो आप उसको एक बार ज़रूर रेफ़र करिएगा क्योंकि इसी साल SCO की बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। इससे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैश्विक संस्थान ने अपनी शोर परियोजना के तहत तमिलनाडु और कर्नाटका की तटरेखा की सुरक्षा के लिए $212.64 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऐसा करने वाली बॉडी कौन सी है? ये है विश्व बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है इतना लोन। किस लिए? ताकि जो तमिलनाडु और कर्नाटका हैं वो अपने कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट कर सकें अंडर द शोर प्रोजेक्ट। तो विश्व बैंक ने तमिलनाडु और कर्नाटका की तटरेखा की सुरक्षा के लिए $212.64 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। शोर का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड द इकोनॉमी। ये परियोजना जो है वो शोर के तहत आती है जिसका उद्देश्य है तटीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण और तटीय समुदायों के लिए समृद्धि के अवसर प्रदान करना। इस परियोजना से तमिलनाडु और कर्नाटका के तटीय क्षेत्र में लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि की रक्षा होगी और लगभग 1 लाख लोगों को इससे रोजगार के भी अवसर मिलते जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी है वर्ल्ड बैंक की, आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। अध्यक्ष हैं अजय बंगा। एमडी और सीएफओ हैं इसके अंशुला कांत। सदस्य देश यानी इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 189। विश्व बैंक का पूरा नाम है पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IBRD के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुई थी। ठीक है। विश्व बैंक की शाखाएं कौन कौन सी हैं? IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, MIGA बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ICSID अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र। ठीक है। आपको याद रखना है एक चीज़ और कि जो IMF की हमने यहाँ पे बात करी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो वॉशिंगटन DC में ही लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए पहली बार द विंची सर्जिकल रोबोट प्रणाली की स्थापना करी गई है? कौन से सरकारी मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा एम्स नई दिल्ली। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। भारत के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में प्रशिक्षण के लिए पहली बार द विंची सर्जिकल रोबोट प्रणाली की स्थापना की गई है। ये व्यवस्था एम्स के कौशल ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन केंद्र में स्थापित की गई है, जो डॉक्टरों को देश में ही उन्नत रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग प्रदान करेगी। इससे पहले डॉक्टरों को ऐसी ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना पड़ता था। ठीक है, तो पहली बार ये जो टेक्नोलॉजी है ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है? तो एम्स नई दिल्ली में। एम्स नई दिल्ली के बारे में हमने पिछले दिनों चर्चा की थी 2 वजह से। पहली बात ये कि NIRF की जो रैंकिंग सामने आई है 2025 की, उसमें एम्स नई दिल्ली जो है वो बेस्ट मेडिकल कॉलेज साबित हुआ है इंडिया का। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एम्स नई दिल्ली ने नेवर अलोन नाम का एक AI बेस्ड एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया है, जिसका पर्पज़ ये है कि जो भी सुसाइड बढ़ता जा रहा है छात्रों में, वो कहीं ना कहीं उसमें रोकथाम किया जाए, उसको रोका जाए। ओके, तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसकी वजह से एम्स नई दिल्ली न्यूज़ में आया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 11th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट कर दिया है बेंगलुरु के शहर में। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्य विषय इसका क्या था? विधानसभा के सदनों में वाद विवाद और चर्चाएं, जन विश्वास का निर्माण, जन आकांक्षाओं की पूर्ति। इंग्लिश में पढ़ेंगे, डिबेट्स एंड डिस्कशंस इन द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, बिल्डिंग पीपल्स ट्रस्ट, मीटिंग पीपल्स एस्पिरेशन। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेंगलुरु। इसी के साथ चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो है वो रिवाइज कर लेते हैं 2025 के। पहला है SCO शिखर सम्मेलन 2025। मैंने आपको पीछे बताया ये कहाँ पे हुआ था, चीन के तियानजिन शहर में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है हेग, नीदरलैंड्स में। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी करी रियो डी जेनेरियो ने, ब्राज़ील का शहर है ये। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कौन होस्ट करेगा? भारत। SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है चीन के किंगदाओ शहर में। 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पुणे, महाराष्ट्र में। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र को होस्ट किया विशाखापट्टनम ने, आंध्र प्रदेश का ये शहर है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। विषय रखा गया था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं, यानी NRI डे हर साल हम कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो है 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका को छोड़कर इंडिया वापस आ गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में, और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भाग लेंगे। 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेज़बानी करी भारत ने। पहला प्रौद्योगिकी संवाद 2025 को होस्ट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण आयोजित हुआ था अबू धाबी, UAE में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन की शीट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इनको ज़रूर लिख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में ICMR ने भारत का पहला स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए 5 भारतीय कंपनियों को लाइसेंस दिया। उस वैक्सीन का नाम क्या है? तो सितंबर 2025 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 5 इंडियन कंपनीज को लाइसेंस दिया है कि वो इंडिया की पहली इंडिजिनस तौर पे तैयार की गई मलेरिया वैक्सीन को कमर्शलाइज और मैन्युफैक्चर करें। आपको बताना है कि इसका नाम क्या रखा गया है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एडफेल्कीवैक्स। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एडफेल्कीवैक्स जो है वो किस बीमारी की वैक्सीन है? आपको याद रखना है मलेरिया की ये इंडिजिनस वैक्सीन है। ठीक है,
तो एडफेल्कीवैक्स के निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए 5 भारतीय कंपनियों को लाइसेंस दिया गया। ये लाइसेंस इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, टेक इन्वेंशन लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और जाइडस लाइफ साइंसेस को दिया गया है। ठीक है, ये 5 कंपनीज हैं जिनको कि ये लाइसेंस मिला है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि पहली बार दुनिया की कैंसर वैक्सीन डेवलप कर ली गई है और इसका नाम रखा गया है एंटेरोमिक्स। हमने इसके बारे में पिछले सेशन में बात करी थी। एंटेरोमिक्स जो है वो दुनिया के पहले कैंसर वैक्सीन का नाम है और इसको किस कंट्री ने डेवलप किया है ये इंपॉर्टेंट है, इसको रशिया ने डेवलप किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो सेशन है आज का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई रियली होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और लास्ट में हमेशा की तरह आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट हम रखते हैं जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ पर हो रहा है। दूसरा है, सितंबर 2025 में कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन बन गई हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे सेशन हमारा वाइंड अप होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर जाके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कुछ आप इम्प्रूवमेंट बताना चाहते हैं तो वो भी आप जाके कमेंट में लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे इन सेशंस को और बेहतर बनाने की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए इसी तरह अच्छी क्वालिटी के कंटेंट और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.